स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ आर्यन पढ़ाकू। आई एम योर मैथ्स मेंटोर जुहा। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सैम्पल पेपर 6। आपके सैम्पल पेपर 1 और 1 से लेके 5 तक की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनकी वीडियोस बन चुकी हैं और उन सब की लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इनफैक्ट प्रीवियस सारे चैप्टर्स, केस स्टडीज़, इनफैक्ट जो सैम्पल पेपर आपको CBSE ने इशू किए थे 2, उनकी भी वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक्स मिलेंगी। आप उसे चेकआउट करें जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। दैट्स फॉर यू ओनली और आपके टर्म 1 के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर 6 एंड वी नो दैट द पेपर हैज़ 3 sections. So first we are going to solve section A, which is of 16 marks, and out of 20 question in exam you have to attempt only 16. Okay, यहाँ पे हम सारे ही सॉल्व करेंगे बिकॉज हम प्रैक्टिस करने वाले। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर। क्वेश्चन कह रहा है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। क्या एक रैशनल नंबर होगा, इरैशनल नंबर होगा, मे बी रैशनल और इरैशनल, नन ऑफ दीज। सो देखिए, अगर मान लेते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 4, तो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। सो 2 एक रैशनल नंबर है, इरैशनल नहीं है। सिमिलरली अगर हम 3 ले लेते हैं तो ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर हो गया। प्राइम नंबर भी पॉजिटिव ही है, लेकिन इसका आंसर नहीं आएगा, ये आपका क्या हो जाता है, इरैशनल नंबर। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि स्क्वायर रूट किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट निकालने पे आंसर रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, next, if -2 is one of the zeros of the polynomial, this is the equation, then the value of k. अगर -2 इनमें से इनका 0 है तो इसका मतलब -2x की जगह रखने पे ये पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको 0 आंसर देगी। कब? जब हम x की जगह पे -2 रख देंगे। तो चलिए रख दीजिए, क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -2 प्लस k इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आपको मिला 4, यहाँ से आपको मिला 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। सो k की वैल्यू क्या आ गई, -6। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। Next, 3. If the pair of lines are coincident, then we can say that the pair of lines is consistent and it has a infinite solution. आपको पता है कि अगर lines coincident है तो उसके solutions कितने होंगे, उसके infinite solutions होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं था, यहाँ पे ये आपका पढ़ा हुआ है चैप्टर 3। अगर आपको कुछ डाउट है कि ये कैसे आया तो आप चैप्टर 3 की वीडियो जाकर देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में सब समझाया हुआ है ये क्यों इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, इन द गिवन फिगर PMN PQR इज सिमिलर। बोल रहा है ये जो छोटा ट्राइंगल है ये बड़े ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है। और आपको कुछ डायमेंशंस दी गई हैं जिसमें PM 3 है, PQ आपको कम्प्लीटली 4 दिया हुआ है, इसी तरीके से PN आपको यहाँ पे 6 दिया हुआ है और कम्प्लीटली आपको PR 8 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन बोल रहा है सिमिलर है, रिलेशन निकालिए किसमें, MN और QR में, ठीक। अगर ये सिमिलर है तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लें क्या यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगेगी। अगर BPT लग सकती है तो BPT कब लगती है, तब लगती है जब MN आपका पैरेलल हो QR के। ओके, सो अगर BPT लग सकती है तो उसका उल्टा हम कर देंगे। BPT का क्या मतलब हो जाता है, BPT का मतलब हो जाता है कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आने चाहिए। अगर वो आए तो इसका मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वेरीफाई कर रही है। और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपको क्या बताता है कि अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वेरीफाई कर रही है तो ये जो MN होगा ये QR के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो आप रेशियो निकाल लीजिए किसका, PM अपॉन PQ का, और चेक करिए क्या ये PN अपॉन PR के रेशियो के बराबर है। तो PM अपॉन PQ है 3/4, ये है आपका 6/8। इसे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ये। तो देखिए ये बराबर है, इसका मतलब यहाँ से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपकी लग रही है। तो उसका कन्वर्स करने पे हमें क्या पता चलता है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इफ द पॉइंट्स A and B are on the circle with center O, then the value of x is। क्वेश्चन कह रहा है कि A B आपके एक सर्कल पे पॉइंट्स हैं जिसका सेंटर आपको दिया गया है 2 3। तो ये आपका सेंटर है O, इसका कोऑर्डिनेट है 2 3, ठीक है। सर्किल पे 2 पॉइंट है A और B, तो ये B है जिसको हम x5 मान लेते हैं, ये A है जिसका कोऑर्डिनेट है 4 3, ठीक। अब आप देखिए कि अगर ये सेंटर पे हैं तो ये सर्किल पे हैं तो ये दोनों ही पॉइंट सेंटर से बराबर की दूरी पे होंगे, यानी कि उसकी रेडियस की दूरी पे होंगे।
बिकॉज आपको सर्किल की प्रॉपर्टी पता है, कहीं से भी आप रेडियस बना दो सर्किल के पॉइंट तक, सर्किल पे अगर कोई पॉइंट है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, रेडियस के बराबर होता है। तो इसका मतलब दोनों ही आर हैं, तो दोनों के बीच के डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वेट कर दें हम, बराबर होंगी। सो चलिए पहली डिस्टेंस इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको हम मान लेते हैं 2। सो फर्स्ट इज इक्वल्स टू 2, इनके डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब फर्स्ट के डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 4 का स्क्वायर, सो 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर। ओके, अब दूसरी डिस्टेंस निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 2 - x का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, करेक्ट। चलिए ये हो जाएगा आपका 2 - 4 - 2 का स्क्वायर यानी 4, और ये तो आपका 0 हो जाना है। इधर आ जाते हैं, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 यानी कि +4, ठीक। अब दोनों तरफ से स्क्वायर रूट को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इधर आपका बचा 4, इसको आप ओपन कर लीजिए आइडेंटिटी से, तो ये हो जाएगा 4 + x² - 4x + 4 इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, सो ये आपका 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास खाली यही इक्वेशन तो बच रही है, यानी 2 - x का होल स्क्वायर ही तो बच रहा था। तो इसका मतलब 0 इज इक्वल्स टू 2 - x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिला 2 - x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया x इज इक्वल्स टू 2। सो विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस माइनस दिस। क्वेश्चन बोल रहा है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करिए, ठीक है। सो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, अगर उसमें साइन और कॉस के अलावा आपको कुछ दिया हुआ है, तो उसको सिंपल बनाने के लिए सबसे पहले आप जो टफ चीज़ें जो साइन और कॉस में नहीं है उनको साइन और कॉस में चेंज करिए, ठीक है। तो चलिए चेंज करते हैं। नीचे आपका है कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम चेंज कर लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। याद होगा आपको आइडेंटिटी। इसी तरीके से हम यहाँ टैन स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं 1 + सैन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे आपका क्या है, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो नीचे साइन स्क्वायर थीटा था स्टूडेंट, इसको हम कहाँ लेके चले जाएंगे ऊपर, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेम चीज़ आपको इसके साथ करनी है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला कॉस ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, नीचे देखिए क्या है, दोनों आपकी आइडेंटिटी बन रही है, 1 के बराबर हो जाएंगी, तो आपके पास यहाँ बचा साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, ठीक है। अब इसका भी फर्दर आपको आंसर निकालना है, क्यों, क्योंकि क्या है ये a² + b² कर सकते हैं। हम इसको कैसे कर सकते हैं देखिएगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब अभी हमें इसे सॉल्व करना है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर ये a² - b² बन रही है तो आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम यहाँ पे, क्या एक कर देते हैं हम a² + b², और दूसरा कर देते हैं a² - b², ठीक है। तो अब ये प्लस वाला क्या हो जाएगा 1, और 1 मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो क्या आंसर आना है आपको पता है, जिससे भी 1 मल्टीप्लाई होगा वो वही आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट 7, द HCF and LCM of two numbers are this, when the first number is completely divided by 2 the quotient is 33। क्वेश्चन कह रहा है पहले नंबर को जब हम कंप्लीटली 2 से डिवाइड कर देते हैं तो जो क्वेश्चन आता है वो 33 आता है, इसका मतलब रिमाइंडर नहीं बच रहा है। सो मान लेते हैं कोई नंबर है x, जब हम इसे कंप्लीटली डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन यानी कि आंसर आता है 33। सो यहाँ से आपको क्या मिला कि जो नंबर है वो क्या है 66। तो एक नंबर आपको पता है, 1 नंबर आपको पता है, सेकेंड नंबर आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। बट आप और क्या जानते हो कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल्स टू 1 × 2, यानी कि दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सो HCF है आपका 33, LCM है 264, दोनों में एक नंबर है 66 और सेकेंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। सो 33 से आपका ये डिविजिबल है 2 टाइम्स, 2 से आपका 264 डिविजिबल है 132 टाइम्स, इसका मतलब आपको सेकेंड नंबर क्या मिल गया 132, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस, ओपन डाउनवर्ड्स
कब पैराबोला डाउनवर्ड्स ओपन होगा? आपको याद होगा स्टूडेंट, सैम्पल 4 जब हम सॉल्व कर रहे थे, आई थिंक सैम्पल 4 या 3 कोई ऐसा था जिसमें पैराबोला अपवर्ड्स था, और मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि अगर पैराबोला अपवर्ड्स है तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो ग्रेटर दैन 0 होगा। ठीक, सो उसका कन्वर्स कर दें, उसका उल्टा कर दें कि अगर डाउनवर्ड है तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ए जो होगा वो लेस दैन 0 होगा। सो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। 9. The values of x and y which satisfy the equation this and this are. क्वेश्चन कह रहा है क्या वैल्यू होगी x और y की जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हो। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस में एक एक बार रख के देख लेते हैं। चलिए ठीक है, अगर ये x है और ये y है, तो रखिए पहली इक्वेशन में क्या आंसर मिलेगा। x की जगह रखा तो 2, y की जगह रखा तो 2, +1 = 0, बिल्कुल नहीं, ये वाला तो गलत हो गया। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। रखिए क्या हो जाएगा, x की जगह अगर हमने 11/8 रखा तो ये हो जाएगा 11/4, प्लस y यानी कि 7/4, ठीक है, +1, ठीक, = 0, ये भी गलत हो जाएगा, नहीं आ रहा है। नेक्स्ट रख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, -11/4 प्लस, अभी हम सिर्फ इसी इक्वेशन में रख रहे हैं, ओके, +7/4 +1 = 0, माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाता है, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आंसर आएगा -4/4 +1 = 0, ये हो गया आपका -1, -1 + 1 = 0, यानी कि ये सही है। अगर ये ऑप्शन इसके लिए सही है तो एक बार इसके लिए भी चेक कर लें। ठीक है, सो चेक कर लीजिए क्या हो जाएगा, -11/4 -21/4 +8 = 0, दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 32/4 +8 = 0, ये हो गया 8, इसका मतलब ये भी सही है। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन है। ओके, वैल्यू अगर सेटिस्फाई कर दे तो इसका मतलब एक्स और वाई रखने पे 0 आंसर आना चाहिए, या 0 नहीं तो जो राइट हैंड साइड में है वो आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 10. If in two right triangles, one of the acute angles of one triangle is equal to an acute angle of other triangle, then the two triangles are similar by the criteria of. कौन सी क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे? क्वेश्चन कह रहा है दो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है तो दोनों का राइट एंगल तो होगा ही होगा। उसके बाद कह रहा है कि एक एक्यूट एंगल इसका दूसरे वाले ट्रायंगल के एक्यूट एंगल के बराबर, तो दो एंगल मिल गए ना। अब दो एंगल मिल गए तो कौन सी क्राइटेरिया हो गई, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। सो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल्स टू दिस एंड b इज इक्वल्स टू दिस और s आपका ये है, तो बताएं कि 1/sa प्लस 1/, अब ये sa क्या है, इसका मतलब 1/sa का मतलब sa के बीच की डिस्टेंस होती है। फिर sb इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, तो चलिए सबसे पहले निकालिए s और a। अगर हम इनकी डिस्टेंस निकालते हैं क्या हो जाएगा, √ ब्रैकेट में 1 - a², अनदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 0 - 2a। ठीक है, इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे आपका हो गया 1 - a², मैंने गलत लिखा, यहाँ स्क्वायर नहीं किया। ओके, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + a⁴ - 2a², और ये आपका ओपन होके क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका +4a²। ठीक है, यहाँ से आपने इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 1 + a⁴ + 2a²। ठीक है, ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट, ये होगा 1 + a² के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये आइडेंटिटी खुल के आपकी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आपके पास बचा 1 + a²। करेक्ट, अब हम निकालने जा रहे हैं डिस्टेंस किसकी, SB की। चलिए SB निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1 - 1/a² का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस अब 2/a का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम मैनर में इसको भी हम क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। सो ये हो जाएगा 1 + a⁴ - 2/a², ये हो जाएगा +4/a²। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे आप, तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, ये हो जाएगा 1/a⁴ प्लस 2/a²। ये किसका हो गया, नीचे लिख देती हूँ, ये हो गया आपका 1 + 1/a² का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास फाइनल बचा 1/1a²। ठीक, अब आपको क्या मिल गया, SA मिल गया, ये SB मिल गया, ये। अब आप इसका 1/ कर लीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, लेट्स टेक अनदर पेन। सो 1/SA प्लस 1/SB
ठीक है। 1 ऐसे क्या हो गया, 1 ऐसे हो गया 1/1 प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो गया एस बी आपका 1/1 प्लस 1/a स्क्वायर। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है, आप अगर चाहो तो आप इसे अपनी कॉपी में सॉल्व कर लो। ओके, तो ये आपको क्या मिला यहाँ से स्टूडेंट, जब आप इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे ना तो आपको मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस ए स्क्वायर, और ये कंप्लीटली कैंसिल आउट होने के बाद आपको आंसर देगा 1। सो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, इफ 2/3 sin 4 थीटा इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, सो आप चलिए sin 4 थीटा आपको दिया है, ठीक, आप इसको 2/3 को ना उधर भेज दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, √3/4/12 मल्टीप्लाई 3/2 यानी कि उसका इन्वर्स हो जाएगा। सो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 4 12, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास √3/2। अब √3/2 साइन की टेबल में कब होता है, याद होना चाहिए आपको, ये होता है साइन 60 डिग्री पे। ठीक है, इक्वेट कर दीजिए, तो 4 थीटा आपका आ गया 60 डिग्री, सो थीटा आ गया आपका 15 डिग्री। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 1 0 of the quadratic polynomial of this is the polynomial equation is negative of the other। क्वेश्चन कह रहा है एक जो है वो दूसरे का निगेटिव, इसका मतलब अल्फा जो है वो बीटा का निगेटिव है, ये मान लेते हैं। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। अब आप अपनी पहले इस इक्वेशन को ना थोड़ा सा जनरल फॉर्म में बनाइए, क्यों, क्योंकि जनरल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता। सो अब हम इसको क्या करने वाले, थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। ठीक है, इसको एक्स स्क्वायर के साथ कुछ ना होने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, चलिए हमने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है। सो यहाँ आपका माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचा, 6k -6x बाहर आ गया। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, सिमिलरली यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये आपकी किस में कन्वर्ट हो गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन में। कंपेयर कर दीजिए, तो कंपेयर करने पे कंपेयर करेंगे किससे, इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया आपके पास, अल्फा प्लस बीटा आ गया 6k -6/2। ठीक है, और अल्फा बीटा क्या आ गया आपके पास, -7/2। ठीक, अब आपको क्वेश्चन ने बोला कि जो अल्फा है वो माइनस बीटा है, सो रख दो यहाँ पे अल्फा की जगह माइनस बीटा, तो क्या हो जाएगा, -β² इज इक्वल टू -7। 7 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, बीटा आपका आ गया √7/2। ठीक, अब हम इसका यूज़ यहाँ भी करेंगे, क्या हो जाता है आपका, ये अल्फा हो गया माइनस बीटा यानी कि -√7/2, बीटा क्या हो गया, पॉजिटिव √7/2। ठीक है, ये दोनों कट के क्या देंगे, 0 देंगे, तो 0 आपका बराबर हो गया 6k -6/2 के। तो यहाँ से k क्या आया स्टूडेंट, यहाँ से k आया आपका 1। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट 14, इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड बी। तो 10th क्लास के 2 सेक्शंस हैं। ठीक है, ये क्लास है, एक सेक्शन ए है एक बी है। सेक्शन ए में आपके 32 स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स हैं। आपको मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स निकालनी है जो कि लाइब्रेरी में हो, ताकि उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके ए और बी में। ठीक, ये क्वेश्चन हम लोगों ने अपने लास्ट सैम्पल पेपर में भी किया था। सो जिन्होंने वो वीडियो देखी है उन्हें पता होगा इसका आंसर क्या आएगा, 288। ठीक, बट फिर भी जो मान लीजिए हो सकता है कुछ बच्चे पहली बार देख रहे हो, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि इस क्वेश्चन में मिनिमम नंबर देख के तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि HCF निकालना है या LCM निकालना है। ठीक है, सो अब कैसे पता करेंगे, देखिए ये आपके 2 नंबर्स हैं, जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सारे इन नंबर से बड़े हैं, और बड़ा आंसर LCM में आता है, HCF में नहीं आता। सो आप इन दोनों का क्या कर लेंगे, LCM निकाल देंगे, और जब आप LCM निकालेंगे आपका LCM आएगा 288। सो ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, एक आपकी ये है एक आपकी ये है, और इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, तब होते हैं जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अब ये a1 a2 किसके रेशियो का कोफिशिएंट है, x का, और ये b1 b2 y के रेशियो का कोफिशिएंट है, y के कोफिशिएंट का रेशियो है। वैल्यू रख दीजिए, सो 2/m + n। ठीक है, इज इक्वल्स टू b1 हो जाएगा आपका क्या, 2m - n। ओके, और अब देखिए क्या 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन भी नहीं बन रही है, तो आंसर आना है क्या, नहीं आना। इसका मतलब यहाँ पे जनरली हम कांस्टेंट नहीं इंक्लूड करते हैं और हमारे आंसर्स आ जाते हैं, बट इस क्वेश्चन में आपकी 2 इक्वेशन बननी चाहिए, जिसके लिए आपको तीसरी की भी ज़रूरत है, यानी कि कांस्टेंट का भी रेशियो लेना पड़ेगा, और वो भी क्या होता है, बराबर होता है। सो कांस्टेंट के रेशियो की बात करें तो ये हो जाएगा 11/33, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे तो C1 और C2 लिख दे,
सो ये हो जाएगा C1/C2, तीनों बराबर होते हैं इनफाइनाइटली में, सो ये हो जाएगा 11/33 यानी कि 1/3। क्या करिए, एक बार इन दोनों को ले लीजिए, ठीक है, और एक बार इन दोनों को साथ में ले लीजिए। जब हमने फर्स्ट वाले को लिया तो हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगी, 6 = m + n, ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी। ओके, जब हम इन दोनों को लेंगे तो हमें सेकेंड इक्वेशन क्या मिलेगी, 9 = 2m - n, ठीक है। अब हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए, ऐड कर दीजिए दोनों को, तो ये हो जाएगा 15 = 3m, यहाँ से m आपको मिल गया 5। जब m मिल गया तो किसी में भी रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए, सेकंड में रख दीजिए, सो n आपको क्या मिल जाएगा, 6 - 5 यानी कि 1। ओके, सो m 5 है, ठीक, n 1 है, ऐसा किस में आ रहा है, ऐसा इसमें आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 16, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज दिस, द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। क्वेश्चन कह रहा है एक इक्वेशन तो ये है, दूसरी आपकी क्या होगी ये बताइए, ठीक है। सो देखिए, डिपेंडेंट के केस में दोनों लीनियर इक्वेशंस बिल्कुल सेम होनी चाहिए, यानी कि उनका रेशियो सेम आना चाहिए, ठीक। सो रेशियो सेम तभी आएगा जब आपकी इक्वेशन में कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि आप किसी इक्वेशन, इसी इक्वेशन को आप किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो जो इक्वेशन बनेगी वही उसकी डिपेंडेंट इक्वेशन होगी, ठीक है। सो चलिए देखते हैं इनमें से किसी इक्वेशन में ऐसा हो रहा है क्या, ठीक। देखिए यहाँ पे x जो है वो निगेटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड पे आते हैं, सेकंड में x तो निगेटिव है लेकिन y क्या है, y निगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड पे, थर्ड पे देख रहे हैं तो ये कुछ कुछ मिल रही है, लेकिन इसका जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव है, और यहाँ अगर हम इसको इधर ले आए तो कांस्टेंट निगेटिव है, सो थर्ड भी पॉसिबल नहीं। कौन सी पॉसिबल होगी, आपकी फोर्थ। चेक कर लीजिए आप इसको कैसे, क्या ये पॉसिबल है। देखिए हमने इसको क्या किया, हम इसको अगर -2 से डिवाइड कर दें, इस पूरी इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर दें, क्या आएगी आपकी, -5x + 7y = 2। क्या ये यही इक्वेशन है, यस यही इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये इसकी डिपेंडेंट इक्वेशन है, ठीक। नेक्स्ट 17, अ गर्ल वॉक्स दिस मच ईस्ट एंड दिस मच नॉर्थ, देन ट्रैवलिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्शन याद होनी चाहिए, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। अब एक लड़की है जो कि 500 मीटर ईस्ट की तरफ जाती है, यानी इधर जाती है, ओके, सो 500 जा रही है, उसके बाद वो यहाँ से नॉर्थ जाती है, यानी ऊपर की तरफ जाती है, कितना 1200। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट से उसके एंडिंग पॉइंट की डिस्टेंस क्या है। सो ये क्या, डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर्स होते हैं डायरेक्शन एक दूसरे के। सो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस, ठीक है। सो आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है इन जनरल। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 144 एंड 4 × 0, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका क्या हो जाएगा, इसका बेस का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 25 एंड 4 × 0। नाउ ऐड कर दीजिए, आपके 4 × 0 तो ऐड होंगे ही होंगे, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, सो हाइपोटेन्यूज यहाँ से क्या आ गया, 1300, ठीक है। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। क्वेश्चन कह रहा है जो साइन थीटा की वैल्यू है वो 4/3 है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल नहीं है, इन स्पेशल केस इट इज पॉसिबल और नन ऑफ दीज। सो देखिए साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 4/3 आती है क्या, ठीक है, नहीं आती है, ऐसा नहीं है कि आती हो, बट अगर हम ये कह लें कि ये आप देखिए एंगल की बात करें तो नहीं आती है, ठीक, हमने किसी एंगल पे ऐसा नहीं पढ़ा, बट अगर हम इसको एक जनरल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन समझे, जैसे कि ये साइन थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो ऐसा कोई ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल पॉसिबल है जिसमें परपेंडिकुलर 4 हो, हाइपोटेन्यूज 3 हो, ठीक है। 16 - 9 करेंगे 5 आएगा, तो इसका मतलब उस ट्राइंगल की बेस √5 होनी चाहिए। √5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो इस तरीके का कोई ट्राइंगल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, सो साइन हम क्या कहेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3, ये किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है, सो ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 19, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। अब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसके डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 0 - 12, 12 ही आएगा, 12 का स्क्वायर, ठीक है। 0 - 5, 5 ही आएगा, 5 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 144 + 25, ये क्या हो गया आपका √169। सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 13, ठीक है। सो 13 यूनिट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एंगल C इज 90 डिग्री। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, C पे 90 डिग्री है। दिस इज A, दिस इज E मान लेते हैं, और ये एक आइसोसेलेस है। अगर BC की लेंथ आपको 2 सेंटीमीटर दी गई है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, AB जो है वो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर सेम, ये तीनों सेम नहीं हो सकते। तो इसका मतलब अगर आइसोसेलेस है तो दो साइड कौन सी बराबर है, ये दो, तो ये 2 2 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूज निकालनी है, यानी कि AB निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 4, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है तो अंडर रूट कर दिया। हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू अंडर रूट बेस स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8, ठीक है। अब ये क्या आ गया, 2 अंडर रूट 2। सो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। Now this is the last question of section A. Now we are heading towards section B. Section B is also of 16 marks. आपको यहाँ पे 20 में से सिर्फ 16 क्वेश्चन करने होंगे अपने एग्जाम टाइम में, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन दिल्ली रोड 3 consecutive traffic lights change after this in this seconds. If the first lights are switched on at 9 PM, then at what time will they change simultaneously? ठीक है, आपको पता है जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये पूछा जाए कि दोबारा कब ऐसा होगा एक साथ, हमेशा वहाँ पे एलसीएम निकालना होता है। सो हम 36, 42 और 72 का एलसीएम निकालेंगे। चलिए निकालते हैं 36, 42, 72, ठीक है। ले लेते हैं क्या, ले लीजिए आप 6 ले लेते हैं, ठीक है। 6 36 7 और ये हो जाएगा 12। अगेन 6 ले लीजिए, ये हो जाएगा 172, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो 6 2 ज़ा 12 और 12 6 ज़ा आपका क्या हो जाएगा 72 × 7, ठीक। 7 2 14, 1 कैरी, 7 7 49, 504 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब ये बात हो रही थी किसमें, सेकेंड्स में, तो इसका मतलब 504 सेकेंड्स हैं। अगर हम इसको 60 से डिवाइड कर दें तो ये चेंज हो जाएंगे मिनट्स में, ठीक है। लेकिन तब भी क्या ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 504? नहीं, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। कुछ आपका क्या आंसर आएगा, देखिए ये कम्प्लीटली डिवाइड तो नहीं होना है, तो 8 मिनट्स, ठीक है। और रिमाइंडर क्या बचेगा 480 के केस में 24 सेकेंड्स, ये होगा, ठीक है। सो 9 बजे पहले बजी थी, तो दोबारा कब बजेगी, जब आपका 9 बज के यानी कि 9 hours 8 minutes 24 seconds जब आएंगे तो ये दोबारा एक साथ जलेंगी, ठीक है। सो 9 8 24, दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर इक्वल। क्वेश्चन कह रहा है ये जो इक्वेशन है इसके जो पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो इक्वल है, यानी कि जो अल्फा है वो बीटा के बराबर है, ठीक। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब आप इस इक्वेशन को सबसे पहले तो जनरल इक्वेशन में चेंज करिए, ठीक, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं ना इसको ए मान लेती हूँ, ठीक, क्योंकि अल्फा भी आपका यहाँ पे इसको ए मान लेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो एक्स, इसको ए को हटाने के लिए आप पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/ax प्लस a/a, जो कि कन्वर्ट होकर 1 हो गया। अगर आप इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हो तो अल्फा प्लस बीटा आपको मिला 1/a और अल्फा बीटा आपको मिलेगा 1। अब आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि जो अल्फा है वो बीटा के बराबर है, ठीक है। सो यहाँ से आपको क्या मिला कि अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 1/a। दूसरे में रखते हैं तो यहाँ से मिला कि अल्फा स्क्वायर 1 है, ठीक। सो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब अल्फा की वैल्यू अगर हम यहाँ उठा के पुट कर दें इसमें, तो इसका मतलब 2 इज इक्वल्स टू 1/a। सो यहाँ से a क्या आया, यहाँ से a आया 1/2। सो a स्क्वायर पूछ रहे हैं ना, ये a स्क्वायर हमने चेंज कर लिया इसको a में, तो a स्क्वायर पूछ रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा जो है वो m/n है, तो बताओ कॉट थीटा और टेन थीटा का डिफरेंस क्या होगा। तो साइन थीटा अगर m/n है स्टूडेंट, ठीक, सो आप यहाँ से ये क्या पता लगा सकते हो कि परपेंडिकुलर, जिस ट्रायंगल में साइन थीटा m/n है उस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है m, और उस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है n, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक। अब ये किसी ट्रायंगल का है तो इसका परपेंडिकुलर है m, इसका हाइपोटेन्यूज है n, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से √n² माइनस m², ये इसका बेस हो गया। अब कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस है √n² माइनस m², परपेंडिकुलर है आपका m, ठीक है। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जस्ट इसका उल्टा m/√n² माइनस m²।
अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है, अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि हमें निकालना है कॉट थीटा माइनस टैन थीटा। चलिए निकालिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन एम माइनस एम अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जब आप लेंगे तो नीचे आएगा एम अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, देन ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये होगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, अब आपका ये दोनों ऐड हो जाएंगे, एन स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर और नीचे आपका आया m अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। क्या ये सॉल्व है, सॉल्व हो सकता है? नहीं, आगे तो सॉल्व नहीं हो सकता। किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है आपके ऑप्शन नंबर डी से, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट 24 क्वेश्चन। दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स सेम हैं। भाई दो एंगल सेम हो गए तो पता चल गया, बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं इस तरीके से। सो दो एंगल सेम है तो बाई एंगल एंगल भी हम कर सकते हैं, एक्सियम से कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ठीक, अब पूछ रहा है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो इसके लिए तो पहले आपको ये पता चल करना ज़रूरी है कि किसके साथ कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड लेनी है। सो अब आपको ट्रायंगल ड्रॉ ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं। दो ट्रायंगल हैं, डी क्यू के बराबर है, आर जो है ई के बराबर है, तो ये हो गया एफ, ये हो गया पी। ठीक है, अब अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो डी एफ, फर्स्ट वाला देखिए, ई एफ अपॉन पी आर, यानी कि ई एफ अपॉन पी आर। ठीक है, डी एफ अपॉन पी क्यू, डी एफ अपॉन पी क्यू, ये तो सही है। ठीक, ये सही है। बी पे आ जाते हैं, डी ई अपॉन क्यू आर, ओके सही है। ई एफ अपॉन क्यू पी, ई एफ अपॉन इस वाले की ये साइड ले ली, इस वाले की ये, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो आपसे पूछ रहा था गलत है वो बताओ, तो ये राइट ऑप्शन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 5, द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि जो 5 है वो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे कैसे। तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 5 के बराबर है। स्क्वायर रूट को अगर हम चेंज कर दें तो इधर लग जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25। ठीक, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर यानी 9, इसको ओपन कर लीजिए, हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना लेना है। तो 25 को जब आप इधर लाओगे तो वो 18 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपको मिलेगा 7 माइनस का। ठीक है, बिकॉज 18 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 25 ना। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। सो ब्रेक करने के लिए क्या हमें फैक्टर मिला, -7x प्लस एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 0। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि यहीं से डायरेक्टली हम वैल्यू निकाल सकते हैं, जस्ट उसके साइन चेंज कर दो। तो ये माइनस का 7 प्लस 7, यहाँ पे -1, तो ये किसकी वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू आई। ठीक है, क्वेश्चन एक्स की वैल्यू ही तो पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए 26, द रैशनल नंबर फॉर्म ऑफ दिस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू देन p स्क्वायर प्लस क्यू। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये रैशनल नंबर है, इसको पहले इस फॉर्म में बनाओ, ठीक है, उसके बाद p स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालो। ठीक, चलिए हम मान लेते हैं कि ये x के बराबर है 0.08। अब बार का मतलब क्या है कि ये रिपीट होता चला जा रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हमने क्या देखा, बार कितने के डिजिट्स के ऊपर लगा है, 2 डिजिट्स के ऊपर, तो हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई, ओके, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 100, सो ये हो जाएगा 100x। ठीक है, और जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.0808 एंड ये सो ऑन कंटिन्यू रहेगा तब भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि हम सेकंड को माइनस, फर्स्ट को माइनस कर देंगे सेकंड से। जब आप ऐसा करोगे तो आपको मिलेगा 99x। ठीक, और ये सब्ट्रैक्ट करने पे आपको देगा 8। सो x यहाँ से क्या आ गया 8/99। सो 8/99 में ये क्या हो गया p, ये क्या हो गया q। अब आपको ये निकालना है, चलो यहाँ पे रखो, p स्क्वायर यानी कि 64, q स्क्वायर 99 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 99 का स्क्वायर। चलिए निकालते हैं। सो ये है 81, ये है 81, ये हो जाएगा 162। ठीक है, सो ये आपका आया यहाँ से 170, यानी कि 0 1 17 कैरी दे देंगे तो ये हो जाएगा 98, यानी कि 9801 आपका आंसर आया। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 9865। स्टूडेंट्स आई थिंक यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं वो गलत हैं, या तो मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये बार आपका 0 8 दोनों पे नहीं होना चाहिए, या हो सकता है सिर्फ एक पे हो, बट अगर ये 0 पे है तो ये आपके सारे ऑप्शंस क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या, आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा और यही आपका राइट आंसर है। ओके।
So next question is student, if both the zeros of the quadratic polynomial x square minus 2x plus 2 are equal in magnitude but opposite in sign, क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा और बीटा मैग्नीट्यूड में तो बराबर है लेकिन इनका साइन डिफरेंट है, मतलब अपोजिट है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हमें यहाँ करना है। जब आप इस इक्वेशन को अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आपको अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, -2k मिलेगा। ठीक है, अभी आपको पता है कि अल्फा क्या है, माइनस बीटा, तो यहाँ पे रख दो अल्फा की जगह माइनस बीटा। ये क्या हो गया आपका नॉट -2k, ये पॉजिटिव होगा आपका, बिकॉज माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है। सो दिस इज 2k, सो ये 0 इज इक्वल्स टू 2k, तो यहाँ से k क्या आ गया, यहाँ से k आ गया 0। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 28, a number consisting of 2 digits, the sum of the digit is 12 and the unit digit when divided by tens digit gives the result as 3। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है 2 डिजिट का नंबर है, चलो मान लिया 2 डिजिट का नंबर है 10x प्लस वाई। अब इसके जो डिजिट्स हैं उनका सम है 12। ठीक, तो डिजिट क्या है, x है और y, इनका सम है 12, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरा कह रहा है जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट कौन होगा इसमें, y। जो यूनिट डिजिट है जब हम उसको टेंस डिजिट से डिवाइड करते हैं, 10 डिजिट है x, सो जब हम उसको x से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 3। सो ये हमारी सेकेंड कंडीशन है। तो भाई यहाँ से y क्या मिल गया, 3x। अब उठा के पुट कर दो यहाँ पे, सो ये हो जाएगा क्या, 4x इज इक्वल्स टू 12, x क्या आ गया, 3 आ गया, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 9। सो नंबर क्या हो जाएगा भाई, रख दो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9 यानी कि 39, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट ABC सिमिलर टू DEF, ये क्वेश्चन ने कहा हुआ है, तो आप बताइए DEF का पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है, अब आपको कुछ डायमेंशंस ऑलरेडी गिवन है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रायंगल DEF का पेरीमीटर बताओ। तो चलो ठीक है, पहले तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाओ ABC, और ये सिमिलर है ट्रायंगल के DE और F। ठीक है, AB आपको दिया है 4 और क्या दिया है, BC आपको दिया है 3.5, CA आपको दिया है 2.5, DF आपको दिया है 7.5। ठीक है, अब भाई इस ट्रायंगल की तो पूरा ही आपको साइड्स दे दी गई हैं, तो इसका तो पेरीमीटर हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्या कर दो, ऐड कर दो तीनों को, 2.5 में 3.5 ऐड किया क्या आएगा 6, 6 में 4 ऐड किया 10। इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। दोनों ट्रायंगल है सिमिलर, आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द रेशियो बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर भी बराबर होता है। सो पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, इसका नाम दे देते हैं 1, इसका नाम दे देते हैं 2। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 2, ये आप इसकी कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड ले लो, तो इसकी अगर हम DF लेंगे बिकॉज हमें वही पता है, तो इसकी हमें क्या लेनी पड़ेगी, AC। ओके, अब इसी को हम क्या करेंगे, आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। सो ट्रायंगल 1 का पेरीमीटर है 10, 2 का आपको नहीं पता। ठीक है, सो यहाँ AC पता है 2.5, यहाँ DF पता है 7.5। ठीक, चाहिए डिविजिबल है, पॉइंट हटा दो, 5 5 25, ये हो जाएगा 5 15, ये हो जाएगा 3 से डिविजिबल। सो ट्रायंगल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 2 क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 2 आया आपका 30 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके स्टूडेंट्स, इफ दिस इज अ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस देन द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्रायंगल है आपके पास जिसके वर्टिसेस आपको पता है, यानी ABC के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, -1 3 0 4 और ये है 5 -5 और 2। ठीक है, सेकेंड, -5 और 2। ठीक है, अब आपको बोल रहा है ये एक मीडियन है उस ट्रायंगल का। ठीक, अब ये इस वर्टेक्स से है, इस वर्टेक्स से ऐसे, ये तो हमें नहीं पता, तो हम किसे कंसीडर करें, लेकिन हम इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। और सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड तीनों के मीडियन, यानी तीनों वर्टेक्स से निकल के जब मीडियन एक तीनों को इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो पॉइंट होता है इंटरसेक्शन का, इसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड फिर आपका इस मीडियन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज भाई वो सेंट्रॉइड इस पे भी तो लाइन करेगा ना। मान लीजिए इसी मीडियन की इक्वेशन है, अब ये सेंट्रॉइड इस मीडियन पे एक पॉइंट हो गया, तो जब आपका लाइन पे कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होता है तो आप उसके लाइन के XY की जगह उस कोऑर्डिनेट के XY को रख सकते हो। यही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, यहाँ पे सेंट्रॉइड निकाल लें। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सबको पता होगा, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ठीक है, तो x1 क्या है, -1 + 0, प्लस की जगह आप यहाँ पे कर लें -5/3, y का निकाल लें 3 + 2 + 4/3। ठीक है, तो सेंट्रॉइड क्या आया, ये हो गया -2 और ये होगा 3 2 6 6 + 4 10 10/3
सॉरी 3 + 2 5, 5 + 4 9, ये हो जाएगा आपका 3। तो अब ये जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है ये इस इक्वेशन के को सेटिस्फाई करेगा। चलिए रखिए इस इक्वेशन में 5 मल्टीप्लाई -2 -3 मल्टीप्लाई 3 + 2k = 0। यहाँ से आपको क्या मिला -10 -9 + 2k = 0। ओके, सो 2k आपको क्या मिला 19 के बराबर। सो k क्या मिल गया आपको स्टूडेंट 9.5। सो इसका मतलब b की जो वैल्यू है सो b जो ऑप्शन है वो k की सही वैल्यू है 9.5। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, HCF of 408 and 132 is expressible in the form of this, then the value of p। ठीक है, कह रहे इसका जो HCF आ रहा है वो इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है। तो सबसे पहले तो हम इसका HCF ही निकालें। चलिए निकालिए 408 1032 का HCF क्या होगा, चलिए फाइंड आउट करते हैं। 4 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 102। ठीक है, 4 2 8 4 5 20 8 4 32। ठीक है, चलिए फर्दर 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं 4 से तो डिविजिबल नहीं है। चलिए 2 से डिवाइड कर लें, ये हो जाएगा 51, ये हो जाएगा आपका 129। और कोई नंबर है जिससे डिविजिबल हो, हाँ 3 से डिविजिबल है, कितना 17 टाइम्स, और ये हो जाएगा 43। अब ये किसी से डिविजिबल है, आई डोंट थिंक अब ये किसी से डिविजिबल नहीं है, तो ये आपका HCF आ गया क्या, HCF = 4 2 8 8 3 24। ठीक है, ये HCF आया। क्वेश्चन कह रहा है जो 24 है ना ये एक्सप्रेसिबल है इस फॉर्म में, प्लस 408 मल्टीप्लाई p। तो चलिए अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं भाई। 24, ठीक है, इसको क्या कर लेंगे 2064 प्लस 408 p, इसको इधर ले आए तो सब्ट्रैक्ट कर देगा ये। तो आपको 408 p बराबर हो जाएगा -20 और ये 40 के। ठीक, सो p यहाँ से बराबर हो गया -2040 अपॉन 408। ठीक है, ये हो गया आपका 5। तो 5 pz की वैल्यू आ गई -5, ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 32, इफ ट्रायंगल ABC is similar to DEF and ट्रायंगल ABC is not, आई थिंक ये गलत लिखा हुआ है आप स्टूडेंट, इसको कट कर लीजिए। अगर आप बुक लिए हुए हैं तो आप बुक में भी इसे कट कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनमें से कौन सी ऐसी बात लिखी हुई है जो सही नहीं होगी। ठीक, तो चलिए पहले तो आप ये देख लीजिए कि कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग है, वो बिना ड्रॉ किए तो समझ आती नहीं है। सो DEF, ठीक, ये आपका सिमिलर का साइन है। ठीक है, सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं, जिसके हिसाब से AB अपॉन DE का जो रेशियो है वो AC अपॉन DF के रेशियो और BC अपॉन EF के रेशियो के बराबर है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से चेक करिए कौन सा सही नहीं है। ठीक, सो BC.DF, BC यहाँ पे है, DF यहाँ पे, तो BC.DF = AC.EF, ये सही है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं AB.DF, यानी AB.DF = AE.DE, तो ये तो AC था ना, AE कहाँ से हो गया, इसका मतलब यही वाला आपका गलत हो गया। ठीक है, AC DF था तो AC ही रहेगा, AE नहीं हो सकता, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि कौन सा गलत है। ठीक है, क्वेश्चन 33, इफ x = 3 and y = 1 is the solution of this line, then the value of q। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है ये दोनों जो है ना ये इसके सोल्यूशन है, तो q की वैल्यू बताओ। तो अगर ये इनके सोल्यूशन है तो इनके x y की जगह हम इनको रख दें उठा के, तो ये हो जाएगा 6 + 1 -q² -3 = 4, ओके 0 सॉरी। तो ये -q² क्या हो जाएगा 6 + 1 7 -3 + 4 = 0। तो यहाँ से -q² क्या आ गया आपका, यहाँ से आ गया -2, सो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। सो Q क्या आ गया, Q आ गया आपका +-2। ठीक है, अब यहाँ पे बड़े बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये +-2 मैम ने क्यों लिया। देखिए इसके हम आपको दूसरे तरीके से समझाएं तो ये क्या हो गया -q², ओके सॉरी यहाँ पे आप 4 लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक, सो ये क्या हो गया आपका -q² + 4 = 0, ये ऐसे था। ठीक है, अगर आप इसका q² मान लो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया q² - 4 = 0। अगर हम 4 को ऐसे लिख दें 2 का स्क्वायर = 0, तो क्या गलत लिखेंगे, नहीं। अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं आइडेंटिटी, a² - b² = a + b, a - b लगा दीजिए। तो एक बार आपको मिलेगा q + 2, एक बार आपको मिलेगा q - 2 = 0। तो यहाँ से आपको क्या मिला फिर, क्योंकि 2 वैल्यू तो मिली, एक 2 मिली, एक -2 मिली। सो यहीं पे हम डायरेक्ट इतना प्रोसेस स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं कि स्क्वायर है तो इधर हो जाएगा +-2।
ठीक है, सो ये ऑप्शन राइट है। ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आप क्या करोगे, आप +2 लगा के चले आओगे, ठीक है, बिकॉज हमेशा हम लोग पॉजिटिव, हमेशा स्क्वायर रूट जब होता है तो 2 ही वैल्यू आती हैं, आंसर 2 ही आते हैं, प्लस और माइनस दोनों। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें नेगेटिव वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव को ही लेके चलते हैं। तो हमारी हैबिट बनी होती है कि हाँ q² = 4 तो q = 2। बट जब आपने ऑप्शन देख लिया कि यहाँ पे निगेटिव भी बोल रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव भी बोल, 2 ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते ना। इसका मतलब हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है, जो जिसके हिसाब से q की 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। स्क्वायर रूट कभी भी करेंगे 2 वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू, एक नेगेटिव वैल्यू। ओके, आई होप समझ में आ गया हो आपको। नेक्स्ट 34, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज ट्राइसेक्टेड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है। हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बोल रहा है, बट कोऑर्डिनेट्स तो नहीं हो सकते, 2 कोऑर्डिनेट निकलेंगे जाहिर है, लेकिन उसमें से कोई एक ही यहाँ पे होगा। ओके, सो चलिए, एक लाइन है, मान लेते हैं AB -6 5, और ये है A3 -1, ठीक है। अब ये 3 सेक्शंस में डिवाइड हो रहे हैं इक्वल, सो 1:1:1, ठीक। ये मान लेते हैं P और ये मान लेते हैं Q, ठीक है। जब हम P की वैल्यू निकालेंगे, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मान लो P का कोऑर्डिनेट है XY, जब हम P की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या ट्रीट करेंगे, हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे कि ये एक पार्ट है और ये पूरा एक पार्ट है। सो तब रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 P की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। सो अब P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, चलिए निकालिए, अपना सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करिए। क्या हो जाता है, m1 x2 यानी कि 1 x2 से मल्टीप्लाई होगा -6 प्लस m2 x1 यानी कि +6 = 0, सॉरी 0 कह रही हूँ, नीचे हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3। फिर आप m1 को y2 से करेंगे यानी कि 5, यहाँ पे m2 को y1 से करेंगे यानी कि -2/3, ठीक है। फाइंड आउट करते हैं xy, ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 3/1, 0 1, क्या यहाँ पे 0 1 है, नहीं, इसका मतलब P का कोऑर्डिनेट आपको 0 1 जो था वो यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन हमें आंसर पता चल गया कि ये वाला जो है ना वो 0 1 है, ठीक। अब अगर आपको इसका मतलब Q की ही वैल्यू दी गई है, तो जब आपसे Q की वैल्यू दी गई है ना, तो अब आप सिर्फ इतने ही पार्ट को ले लो, ठीक है, फिगर के इतने ही पार्ट को ले लो। क्यों, क्योंकि इनके बीच का रेशियो 1 1 है और आपको P पता भी चल गया है, ठीक। सो Q का कोऑर्डिनेट चलो मान लेते हैं AB, ठीक है। सो AB की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या हो जाएगा आपका -6 + 0/2, ओके, और ये हो जाएगा 5 + 1/2, ठीक है। सो AB क्या आ गया आपका, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर B आपका राइट है, ठीक है। चलिए, नहीं समझ में आया हो प्लीज़ वीडियो को फिर से पीछे करिए और दोबारा से देखिए, तब तक आई वोंट से तब तक देखिए जब तक समझ में ना आ जाए। आई थिंक 1-2 बार में तो समझ में आ ही जाएगा, पहले से भी पढ़ा हुआ है और यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ नया नहीं सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट 35, इफ द पॉइंट XY इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस, ठीक है, तो XY का कोऑर्डिनेट निकालिए, ठीक है। तो कोई पॉइंट है जो कि दोनों से बराबर की दूरी पे है। सो चलिए मान लेते हैं ये एक लाइन है 2 1 और ये है 1 - 2, ठीक है। सो XY एक पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंस है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन सही है, ठीक। चलिए अब हम मान लेते हैं ये एक पॉइंट है कोई XY, अब ये इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि इधर से डिस्टेंस इसकी क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि ये D1 है ये D2 है, तो D1 = D2 होगा। सो चलिए हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लेते हैं, तो D1 की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। D1 की डिस्टेंस क्या आएगी, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट आपके कैंसिल हो जाएंगे, इधर क्या आया x² + 4 -4x, ठीक है, प्लस y² + 1 - 2y इक्वल्स टू x² + 1 - 2x प्लस y² + 4 + 4x, ठीक है। चलिए x² से x² कैंसिल आउट हो गया, y² से y² कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और क्या हो गया इधर, ये हो गया 5 - 4x - 2y, ठीक, इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2x और ये हो गया +4 आपका, नॉट 4, ये y होना चाहिए ना, ये गलत लिख दिया मैंने, और ये होगा आपका y, ठीक है। सो ये आपका चेंज हो जाएगा
क्या होगा आपका ये 5 माइनस 2x प्लस 4y इक्वल नॉट इक्वल टू, ठीक है। चलिए 5 से 5 आपका कैंसिल आउट हो गया। सो वैल्यूज़ को इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा -4x प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4y इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो हमें क्या मिला -2x माइनस 6y इक्वल्स टू 0, ओके। ये आपकी पूरी इक्वेशन -2 से डिवाइड हो जाएगी तो आपको मिलेगा x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपकी फाइनल इक्वेशन है, कहाँ पे आ रही है, ये फर्स्ट आपका आंसर आ रहा है, ओके। नेक्स्ट 36, इफ़ 1/cos थीटा प्लस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस देन द वैल्यू ऑफ के। चलिए ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन गिवन है। आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो नीचे हो जाएगा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा 1 - cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा, ठीक है। cos से cos कट गया आपका, नीचे क्या बचा 2/1 - cos स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा 2/sin स्क्वायर थीटा, बिकॉज 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा के, और 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 2 cosec स्क्वायर थीटा के, ओके। अब अगर हम इसको, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था, अगर हम इसके LHS और RHS को कंपेयर कर दें, ठीक है, RHS को कंपेयर कर दें क्योंकि बराबर कह रहा है, सो k की वैल्यू निकल आती है आपकी 2, बिकॉज cosec स्क्वायर थीटा से cosec स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो C आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, there's a circular path around a sports field. Priya takes 18 minutes to drive 1 round of the field. Harish takes 12 minutes, ठीक है। स्पोर्ट्स पार्क है जहाँ पे 2 बच्चे क्या कर रहे हैं, जहाँ पे 2 बच्चे राउंड ले रहे हैं। प्रिया को 18 मिनट लगता है और हरीश को 12 मिनट लगता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। वो सेम टाइम पे सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कितने देर बाद वो दोबारा मिलेंगे, मैंने आपको पहले बताया कभी भी मिलने का या दोबारा कब ऐसा होगा, इसके क्वेश्चन में हम हमेशा क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। सो 12 और 18 का एलसीएम आप निकाल लीजिए। क्या आंसर आएगा, 12 और 18 का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि मल्टीप्लाई करें 36, ठीक है। सो ये आपका 36 एलसीएम आया है, इसका मतलब 36 मिनट बाद वो दोबारा मिलेंगे उस सर्कुलर पाथ पे, ओके। अब अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इसे स्किप करिए, ये आपके लिए नहीं है, बिकॉज मुझे टाइम सेव करना है अपना भी, जैसे आपको एग्जाम में टाइम सेव करना है वैसे मुझे यहाँ पे टाइम सेव करना है। सो हमने 12 और 18 का एलसीएम निकाला, आप अपना बेसिक मेथड यूज़ करिए और वहाँ से निकाल लीजिए। सो आपको एलसीएम क्या मिलेगा, 36, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if D and E are respectively the points on the sides AB and AC of triangle ABC such that AD is equals to this and BD is equals to this, BC is equals to this and DE is parallel to BC, so the length of DE in centimeter, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है AB और AC साइड पे ये 2 पॉइंट हैं D और E, ठीक है, ज्वाइन कर दीजिए। ये AB पे D है, AC पे E है, और ये जो DE है ये पैरेलल है BC के, ठीक। अब भाई आपको ये पता है कि यहाँ पे हम लगा सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ट्रायंगल सिमिलर होंगे बिकॉज एंगल कॉमन है ना, दोनों में ये वाला एंगल कॉमन है और ये एक एंगल सेम हो जाएगा पैरेलल की वजह से, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने वाले हैं। अब यहाँ पे आप लगा दो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसके हिसाब से AD अपॉन AB जो हो जाएगा वो AE अपॉन आपको DE लेना है ना, DE निकालना है ना, तो आप इसमें DE ले लो, DE अपॉन BC के बराबर। आप सबसे पहले डायमेंशन लिख लो, क्या क्या डायमेंशन आपको दी गई हैं। सो AD आपको दिया गया है 2, BD आपको दिया गया है 3, BC आपको दिया गया है 7.5। तो चलो AD हो जाएगा 2, AB कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो 5, D नहीं पता निकालना है, BC है 7.5, ये कट जाएगा इससे कितना 1.5 टाइम्स। सो DE आपका क्या आ गया स्टूडेंट, DE आ गया 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन इज 1, देन P टेक्स द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा को कह रहे हैं 1 है, ठीक है, ये बोल रहा है, तो P की वैल्यू निकालो, ठीक। अब सबसे पहले तो इस इक्वेशन को ना ज़रा जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करो, ठीक, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता, तो जो एक्स स्क्वायर के साथ है उसी से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन P स्क्वायर माइनस 23x माइनस 12 अपॉन P स्क्वायर माइनस 23। सो यहाँ से हमें इस इक्वेशन से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा क्या मिल जाएगा, जब उसे कंपेयर करोगे अपनी अल्फ़ा बीटा वाली इक्वेशन से, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा आपको क्या मिला 2 अपॉन P स्क्वायर माइनस 23, और यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है 1। सो इन दोनों से हमें क्या मिलता है, इन दोनों से हमें मिलता है कि 1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन P स्क्वायर माइनस 23।
सो यहाँ से हमें मिला p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 और यहाँ से मिला कि p की जो वैल्यू होगी वो +-5 होगी। क्यों? क्योंकि +-5 है और आपको पता ही अभी मैंने बताया कि स्क्वायर रूट में दोनों आंसर आते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 40। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू दिस, तो वैल्यू निकालनी है सेक थीटा और टैन थीटा की। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा भाई? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। तो भाई जल्दी से ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है आपका 5, हाइपोटेन्यूज है 3, तो ये क्या होगा? लगा दीजिए पाइथागोरस। ठीक है, क्या हो जाएगा पाइथागोरस के हिसाब से? बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी 169 माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 25 जो आ गया 144। सो यहाँ से बेस क्या आ गया? बेस आ गया 12। सो ये आ गई आपकी 12। सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाता है कॉस का उल्टा यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो 2 मल्टीप्लाई हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मल्टीप्लाई टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5/12। यहाँ से ये आपका कैंसिल आउट हो गया और कुछ कटेगा नहीं। सो नीचे आपका डिनोमिनेटर आया 72, ऊपर आया 65। सो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। ठीक है, सो स्टूडेंट ये था आपका सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन। अब हम जा रहे हैं सेक्शन सी की तरफ जिसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। टोटली केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होते हैं, आपको 10 में से कोई 8 करने होते हैं। करेक्ट, चलिए देखते हैं फर्स्ट केस स्टडी। शिवानी बॉट अ पेंडुलम क्लॉक फॉर हर लिविंग रूम। द क्लॉक कंटेन्स अ स्मॉल पेंडुलम ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, पेंडुलम की लेंथ 15 सेंटीमीटर है। द मिनट हैंड एंड आवर हैंड आर दिस एंड दिस। ठीक है, सो ये मिनट हैंड की लंबाई, मिनट हैंड ही सबसे लंबा होता है तो घड़ी का रेडियस हम लोग मिनट हैंड के हिसाब से लेते हैं, यानी कि इस क्लॉक की जो घड़ी का जो रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। और आर एंड की लंबाई जब हम लेंगे तब उस केस में आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो देखिए जब क्लॉक 60 मिनट कवर करता है तो 60 मिनट में कितने डिग्री कवर करता है? 360 डिग्री कवर करता है। तो यानी कि 1 मिनट में कितने डिग्री कवर किया उसने? 1 मिनट में 6 डिग्री कवर कर लिया। ओके, सो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 10 मिनट का बताओ, तो भाई 10 मिनट में कितने कवर कर लेगा? 10 मिनट में वो आपके कर लेगा 60 डिग्री कवर। 10 मिनट में 60 डिग्री कवर कर लेगा। अब आप यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7। मिनट हैंड के लिए आपके पास क्या था? मिनट हैंड के लिए आपके पास जो रेडियस था वो 18 था। सो 18 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, ये आपका 6 टाइम्स डिविजिबल है, 6 से ये आपका 3 टाइम्स डिविजिबल है और कुछ डिवाइड नहीं होगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कंप्लीट सॉल्व करने पे ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज, इफ द पेंडुलम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 22 सेंटीमीटर इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, देन द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पेंडुलम एट द सेंटर इज। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पेंडुलम मूव करता है और वो 22 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करता है तो उसने कितना आपसे क्या बनाया हो, कितना सेंटर से एंगल बनाया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, फिगर से समझ लीजिए कि मान लीजिए ये पेंडुलम है सेंटर से। ठीक है, ये पेंडुलम है, ये मूव कर रहा है और मूव करने पे इसने 22 सेंटीमीटर की डिस्टेंस बनाई। तो सेंटर से ये क्या है? ये एक आर्क बन रहा है जिसकी लेंथ आपको दी गई है ना, आपको आर्क की लेंथ दी गई है, आपको ये थीटा डिग्री निकालना है। ठीक, अब रेडियस क्या हो जाएगा? जो पेंडुलम की लेंथ थी वो रेडियस हो जाएगी यानी कि 15 सेंटीमीटर। ठीक, सो अब इस केस में आपको क्या लेना है? अब इस केस में आपको 15 सेंटीमीटर रेडियस लेना है। लेंथ का फॉर्मूला यूज़ करिए, क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 22/7 और आर हो जाएगा 15। सो 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, आपका ये 30 हो जाएगा। 30 से ये आपका कैंसिल आउट हो गया 12 टाइम्स। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा? थीटा इज इक्वल्स टू ये हो गया आपके पास 84 डिग्री। ओके, 7 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो 84 डिग्री। सो देखिए थीटा आपका क्या आया? 84 डिग्री आया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो आपके ऑप्शन में 84 नहीं है, क्यों नहीं है? पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इसने बोला कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, आपको पता है कंप्लीट ऑसिलेशन स्टूडेंट कब होता है? जब पेंडुलम, ये अगर पेंडुलम है तो ये पहले यहाँ जाए, फिर यहाँ आए, देन यहाँ से इस डायरेक्शन में जाए और फिर वापस आए। ठीक है, तो ऐसा करने पे अगर इधर थीटा इसने बनाया तो इधर भी थीटा बनाया होगा, डिस्टेंस बराबर होती है। तो यानी कि हमने अगर 1 कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए निकाला है तो हमने 2 थीटा की वैल्यू निकाली है ना। सो अगर आपका ये 2 थीटा के बराबर है तो सिर्फ थीटा किससे आएगा? आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तभी तो आएगा। भाई आपने पूरा 84 निकाल लिया। ठीक है, ये 2 थीटा पूरा 84 निकाल लिया। सो सिर्फ थीटा कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके। सो डिवाइड करने पे क्या आएगा? 42 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, द एंगल्स डिस्क्राइब्ड बाय आवर एंड इन 10 मिनट्स। ठीक है,
आवर एंड 10 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ कह दूंगी, अगर आप याद कर लो तो वो ज़्यादा बेहतर है, कि जब आवर एंड की बात होती है तो 1 मिनट में कितने डिग्री बनते हैं, 1 मिनट में बनता है हाफ डिग्री, ठीक है, जब आवर एंड की बात होती है, ठीक। सो 10 मिनट में कितने बनेंगे, 10 मिनट में बन जाएंगे, आप मल्टीप्लाई कर लो हाफ इंटू 10 से, तो ये हो जाएगा आपका 5 डिग्री। सो ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लॉक चैप्टर, जो आपका एरिया ऑफ द सर्किल है, उसमें क्लॉक चैप्टर में मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया जहाँ पे मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताया, बट वो कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो आप क्या करो, आप याद कर लो कि 1 मिनट, सिर्फ मिनट हैंड में जब बात करेंगे, देखिए जैसे मैंने यहाँ समझाया ना कि जब मिनट हैंड की बात होगी तो 1 मिनट की सुई 6 डिग्री बनाती है, लेकिन जब आर हैंड की बात होगी, बिकॉज जब आर हैंड मूव करता है तो मिनट हैंड भी मूव करता है, तो उस टाइम पे 1 मिनट में हाफ डिग्री ही कवर होता है। सो आर हैंड के लिए क्या हो जाएगा, 10 मिनट्स में सिर्फ 5 डिग्री कवर होगा, ठीक। द एरिया स्वेप्ट बाय द आर एंड इन 1 आवर, ठीक है। अब कह रहा है एरिया आर के लिए निकालिए, तो जैसे मिनट के लिए मैंने बताया वैसे मैं आर के लिए बता देती हूँ, बिकॉज ये सिंपल है। देखिए 12 आवर्स होते हैं, 12 आवर्स में आपका 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता है, तो 1 आवर में कितना कंप्लीट हो जाएगा, 30 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब 1 आवर में 30 डिग्री हो गया, अब आप इसका एरिया निकाल लो, क्या हो जाएगा, 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, दिस इज 30, मल्टीप्लाई 22/7। आर क्या हो जाएगा आपका, आर आवर एंड के लिए आपकी क्या रेडियस दी गई थी, आवर एंड के लिए आपकी रेडियस थी 12, सो कीप दिस 12 इन प्लेस ऑफ आर, सो 12 मल्टीप्लाई 12, ओके। तो चलिए इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आपका 12 से ये 12 डिविजिबल है, ठीक। जब आप इसे कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आप सॉल्व करके देख भी लीजिए, चेक भी कर लीजिए, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। The area swept by the hour and between 11 and 5 pm. 11 से 5 pm के बीच में आवर एंड ने कितना एरिया स्वेप्ट किया। सो 11 से 5 के बीच में कितने का डिफरेंस होता है स्टूडेंट, 6 आवर्स का डिफरेंस है। आपको इसका एरिया निकालना है। अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में 1 आवर का एरिया निकाला, तो इसका मतलब 6 आवर का एरिया निकालने के लिए आप इसको क्या कर दें, 6 से मल्टीप्लाई कर दें। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा 6 42, now 4 carry 42 plus 4 46, 4 carry 6 3 18 plus 4 226.26 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया होगा। और अगर मैं देखूं तो ऑप्शन में आपके ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब आई थिंक ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका मिसप्रिंट हो गया है, राइट आंसर आपका ये होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज और कोई ऑप्शन आपके पॉइंट में है नहीं। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। सो नेक्स्ट केस स्टडी इज अबाउट the playing cards. One on a weekend, Rakhi was playing cards with her family. The deck has 52 cards and her brother drew 1 card. उसमें से उसके भाई ने सिर्फ 1 कार्ड निकाला, ठीक। अब इसके लिए आपको कार्ड की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है रेड कलर की क्वीन होनी चाहिए। अगर उसके भाई ने निकाला तो वो रेड कलर की क्वीन हो। अब रेड कलर की कितनी क्वीन होती है, रेड कलर की 2 क्वीन होती हैं पूरे पैक ऑफ कार्ड्स में। सो फेवरेबल आउटकम्स हो गया 2, टोटल आउटकम 52, डिवाइड कर लीजिए 1 अपॉन, ये हो जाएगा 26, यानी कि दिस। नेक्स्ट गेटिंग एन एस, टोटल 52 कार्ड्स में 4 एस होते हैं, तो 4 आउटकम्स हो गए फेवरेबल, टोटल 52, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/13, ये क्वेश्चन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ डायमंड, ठीक है। अब डायमंड एक सूट होता है, 52 कार्ड्स में 4 सूट्स होते हैं, तो एक सूट में कितने एस जैक आते हैं, एक ही जैक आता है। सो फेवरेबल आउटकम हो गया 1, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, सो ये आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, ठीक है। अब फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, टोटल आपके फेस कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं 12, ठीक, 3 हर सूट में होते हैं, जिसमें से अगर रेड की बात करें तो 6 रेड होते हैं, 6 ब्लैक, तो रेड फेस कार्ड यानी कि 6 फेवरेबल आउटकम, नीचे आपका 52 डिविजिबल है किससे, 2 से, तो 3/26, यानी कि ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। लास्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्लब, ठीक है। सो हार्ट, क्लब, स्पेड, ये आपके क्या होते हैं, ये सूट्स होते हैं। सो क्लब 13 हो गया आपका, एक क्लब में कितने कार्ड्स है 13, तो 13 में से कोई भी एक निकाल सकते हो, 13 फेवरेबल हो गया, 52 आपका टोटल हो जाएंगे, ठीक। सो ये आ गया आपके पास क्या 1/4, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन, ठीक है। सो स्टूडेंट ये थे आपके सैम्पल पेपर 6 के 50 क्वेश्चन, ठीक। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट सैम्पल पेपर या नेक्स्ट जो भी वीडियो आए उसमें आपके डाउट को सॉल्व कर सकूं।
बाकी जिन बच्चों के पास अरिहंत की बुक है वो ये देख रहे होंगे कि काफ़ी जगह मिसप्रिंटिंग है, ठीक है, एरर्स हैं, तो आप उन एरर्स को अपनी बुक में सही कर लो ताकि इन फ्यूचर कभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आप वहाँ पे अपना टाइम ना वेस्ट करो कि आप परेशान होते रहो कि आंसर तो आ ही नहीं रहा है। मैथ्स में हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, भरोसा रखिए कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको पता है यही फॉर्मूला है, मैंने फॉर्मूला गलत नहीं किया या मेरा कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, तो जो आंसर आपका आ रहा है वही आंसर राइट है, भले ही वो ऑप्शन से मैच ना कर रहा हो। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर क्वेश्चन में, ऐसा बहुत रेयरली होता है, ठीक है। अगर ऐसा किसी क्वेश्चन में मुझे भी देखते हो आप डाउट होता है तो मैं उसे टैली करती हूँ, दोबारा कैलकुलेट करती हूँ कि नहीं क्या हो सकता है मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो, बट बुक में कुछ ना कुछ एरर है, वो ह्यूमन एरर है, हो ही जाता है प्रिंटिंग में, तो ऐसा नहीं है। सो आप उस चीज़ को, अगर बुक्स हैं आपके पास तो आप उसे अभी करेक्ट कर लें ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। और बाकी बच्चों के लिए जिन्होंने बुक्स नहीं परचेज़ की है, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप परचेज़ कर सकते हैं सो आप प्लीज़ परचेज़ करिए ताकि आपको नोट्स बनाने के लिए या आपको कभी भी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आपके पास बुक अवेलेबल हो। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सैम्पल पेपर 7 के साथ, पूरे कंप्लीट सोल्यूशन के साथ। सी यू, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।